हेलो माय डियर फ्रेंड। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जहाँ से एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी बात करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन यहीं से जो है फंसेंगे आपके। तो इस वाले पार्ट में हम रसायन विज्ञान करा रहे हैं, अगले पार्ट में आपको बायो और जो है फिजिक्स के भी करा देंगे। ठीक है, चलो इससे समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो आप जानते हो कि रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको तो अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अपक्रिया के बाद जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या सही होगा, अभिकारक होगा उनका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण लिखने में जो इस तरह से जो चिन्ह बनता है वो काय का प्रतीक है। तो ये गैस अवस्था के लिए होता है। अगर ऐसे इसका उल्टा लगाया है तो वो ठोस अवस्था को जो है प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, उत्क्रमणीय अवक्रिया को किस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मैंने उत्तर नहीं लिखा है, इसका मैं बता रहा हूँ। देखिए, उत्क्रमणीय जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल अवक्रिया, यानी जो लौट करके वापस आ जाती है, यानी कि इस तरह से आगे भी जाती है और इस तरह से लौट के पीछे भी आती है। तो इस वाले जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, इससे इंडिकेट करते हैं। और अनरिवर्सेबल होती है यानी नॉन रिवर्सेबल होती है, जो पीछे को नहीं लौटती है, यानी अनुत्क्रमणीय, तो उसको हमेशा एक ही निशान से प्रदर्शित करेंगे, एक ही तीर से प्रदर्शित करेंगे, इस तरह से। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेते हो और 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण को लेते हो, उसमें विद्युत चिंगारियां प्रवाहित की जाती हैं, तो जल वाष्प बनता है, और उसके साथ साथ जो है क्या रह जाता है उसमें। तो आपको मालूम है कि जल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका H2O। H2O। तो यहाँ पर दो तो हाइड्रोजन चाहिए 2 ग्राम, और 18 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन तो 1 ग्राम है, तो 2 पे 18 चाहिए, तो इसका मतलब यानी कि 1 पे 8 चाहिए। लेकिन 1 ग्राम ही ऑक्सीजन है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जल वाष्प के साथ क्या रह जाएगा, केवल हाइड्रोजन गैस रह जाएगी। ठीक। ये जो आपका सीमांत अभिकर्मक जो है यानी लिमिटिंग रिजेंट है, वो इसमें क्या है, वो इसमें ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म हो गया, और बचा क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस बची है। ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ZnH2SO4, यानी कि ZnH2SO4 से क्रिया कर रहा है, तो Zn ने क्या किया कि हाइड्रोजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया और खुद उसकी जगह जोड़ गया। तो ये अपक्रिया क्या हो गई, ये अपक्रिया जो कहलाएगी विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन अपक्रिया का मुख्य गुण किसका है। तो ये एल्केनों में होता है। एल्केन में सारे जो है कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंगेज होते हैं, यानी कि सब तरफ जो है सिंगल बॉन्ड से घिरा रहता है। तो उसमें अगर एक हटता है तो दूसरा जुड़ता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होती है काय में, एल्कीन में। ठीक। ऐसे ही एल्कीन में क्या है, एल्कीन में जो होता है, एल्कीन में योगात्मक यानी जोड़ने का होता है, लेकिन एल्केन में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रियाएं होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दांत के इनेवल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है कि उदासीन होती है। तो इसका आंसर है, इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत जो है जमा हो जाती है, वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है बेटा एनोडिंग। क्या कहलाती है, एनोडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जस्ता। जस्ता जानते हो क्या होता है, जस्ता होता है Zn, जिंक, इसी को जस्ता कहते हैं।
जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और Zn इसके साथ में खुद जुड़ जाएगी। अगला देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है? आप जानते हो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी कि ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा शोषी में क्या होता है? उसमें ऊष्मा जो है वो ग्रहण की जाती है, इसमें निकलती है, उसमें ग्रहण की जाती है। तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी तभी निकलेगी। तो इसका आंसर है ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी एस को जला रहे हैं, O2 की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो बन क्या रहा है? SO2 तो बन रहा है। तो ये दोनों जुड़ गए यानी कि योग हो गया, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखो है, चिप्स की थैली में चिप्स, जो चिप्स फूली रहती है ना, हम लोग कहते हैं कि यार ये इसलिए गैस भर देते हैं जिससे ज़्यादा लगें, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जो है गैस भरी जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है, अक्रिय गैसों की तरह बिहेव करती है और ये सस्ती पड़ती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरती है। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। अगला, ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होता है? तो इसमें ऊष्मा अवशोषित होता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटे, यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बनेगा, इसको जो है आप ज़रूर देखें। देखो, एक तो चीज़ होती है, देखो क्या है, पाचन के दौरान जठर रस का पीएच मान होता है। तो जठर रस का जो है लगभग 1 से लेके 2 के बीच में होता है, यानी लगभग 2 होता है। अगर यही क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5। अगर पूछ ले रक्त का कितना होता है? 7.4। सिरका का पूछ ले, सिरका का कितना होता है? 4 होता है। नींबू का रस पूछ ले तो कितना होता है? 2.5। शुद्ध जल का कितना होता है? 7। सबसे ज़्यादा बेटा इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो जठर रस का ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा दूध का है, फिर रक्त का है, फिर जो है शुद्ध जल का है। ये आपको 4 जो है ज़रूर रटने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, ये ज़रूर रटेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने में ये तीर कहाँ यूज़ होता है? अभिक्रियाता जो है गैस अवस्था के लिए होता है। उत्क्रमणीय जो है अपक्रिया में कौन सा चिन्ह यूज़ करते हैं? ये वाला करते हैं। कौन सा? ये वाला करते हैं हम, ये वाला। और अनुत्क्रमणीय क्या करते हैं? ये वाला करते हैं। 1 ग्राम वाला, 1 ग्राम ऑक्सीजन वाला, इसमें कौन सी बची रहेगी? हाइड्रोजन बची रहेगी। ठीक है, तो इनको भी बेटा एक बार देख लेना। ठीक है, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, अगले इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर धातुओं का विद्युत व ऊष्मीय चालकता का क्रम कैसा होगा? यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जिसमें ऊष्मा, यानी कि अगर गर्म करो सबसे ज़्यादा पहले गर्म हो जाए, अगर विद्युत अगर उसमें जो है चलाओ तो सबसे ज़्यादा चले, तो ऐसी कौन सी धातु है? तो बेटा सबसे ज़्यादा जो है धातु और विद्युत की चालकता क्या है? Ag है सबसे ज़्यादा, उससे कम Cu, उससे कम Al। तो इस जो है तरह हम लिखेंगे, सबसे ज़्यादा Ag का, उससे कम Cu का, उससे कम Al का। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ऐसी कौन सी धातु है जिसके लगभग आदर्श तार खींचे जा सकते हैं? आदर्श का मतलब बेटा यह है, यानी कि इसको इतने पतले तार बनाए जा सकते हैं जो दिखाई भी ना दे। तो बेटा ये सोना है। पोटेशियम का गलनांक कितना होता है? यानी 64 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो है पिघलने लगता है, ये पोटेशियम का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऐसी कौन सी धातु है जिसे पीट पीट कर 0.0001 मिमी
यानी मिलीमीटर से भी कम मोटाई की पतली चादर बना सकते हैं। तो जैसे जिसका जितना ज़्यादा पतला तार बन सकता है उसकी उतनी ही पतली जो है चादर बनाई जा सकती है। तो उसका भी सोना था और इसका भी जो है आंसर क्या है, सोना ही है। अगला, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु है? तो ये बेटा कौन सी है, ये है आपकी ब्रोमीन। ये है आपकी ब्रोमीन। अगर पूछ ले धातु कौन सी है, तो धातु कौन सी है आपकी, धातु है पारा। धातु कौन सी है, पारा, जिसका जो है प्रतीक होता है Hg। ये जो है रूम टेम्परेचर पे यानी सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ही मात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सा, पारा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु डालने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो भाई कॉपर अगर डालोगे, जैसे अगर कोई जो है, अगर बड़ा आदमी आ जाता है तो छोटा जो है कुर्सी से हट जाता है, वो बैठ जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट है उसके अगर विलयन में कॉपर धातु डालने पर क्या होगा, इसमें यही होगा, जो कम सक्रिय धातु होगी वो हट जाएगी, उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। अच्छा, मिश्र धातु कांसा क्या है, कांसा? तो कांसा बेटा कॉपर और टिन Sn, इनकी जो है मिश्र धातु है, इसकी कौन है, मिश्र धातु है, जिसे कांसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस जो है निकालती है? तो इसमें बेटा जो है आपकी जो है पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। धातु जल के साथ जो है सामान्य ताप पर क्रिया करती है, कौन करती है, सोडियम करती है, यानी सोडियम भी क्रियाशील है, पोटेशियम भी क्रियाशील है। दोनों धातु दोनों के जो है जगह रख सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। कौन सी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं? तो ऑप्शन में इन धातुओं में से कोई आ सकता है, उनको आपको ढूंढना है। ये सारी की सारी धातुएं जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं? तो जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें ये वाली धातुएं जो है नीचे रखी गई हैं, कौन सी, कॉपर Ag Hg Pt और Au, यानी कि तांबा, चांदी, पारा, प्लेटिनम और सोना, ये नीचे रखा गया है। ये जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अतः हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। इनमें से कोई सा भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, बस आपको ढूंढना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो उसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है। इस एक परत हरे रंग की परत जमा हो जाती है, ये किसके कारण होती है? तो बेटा ये CO2 से क्रिया करके क्या बना लेता है, जो है CuCO3 यानी कि क्यूप्रिक कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हरी परत जम जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, वहाँ पर नहीं हटाने वाले थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे, कॉपर था, Ag था, Au था, Pt था, Hg था। अब हटाने वाली धातु कौन सी हैं जो क्रियाशील होंगी, Zn है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो वो ये धातु हैं। अगला है ये वाली समीकरण, ये अपक्रिया किस प्रकार की है? तो आप देख रहे हो एल्यूमिनियम, यहाँ पर Fe को हटा दिया, खुद इसके साथ जोड़ गए यहाँ पर। तो क्या है ये प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ये क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, इसको ध्यान रहेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हाफ वाली में फंसेंगे यहीं से फंसेंगे। अगर ये कर लिया तो इस बात का वायदा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा केमिस्ट्री में। ठीक है, सबको कंप्लीट करना है जो है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।